प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। मैं हूं संजय सर और हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज पर बात कर रहे थे, एनसीईआरटी साइंस पे। और इसमें मानव शरीर क्रिया विज्ञान में हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के सीरीज में हम लोग पाचन और शोषण में पाचन और अवशोषण को प्रॉपरली हम लोगों ने एकदम क्लियर समझने का प्रयास किया था अपने प्रीवियस दोनों लेक्चर में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसके कंटेंट के बारे में ध्यान देंगे कि क्या कहना चाहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। प्यारे बच्चों, इस पर मैंने बहुत आपको समझाया कि जो भोजन यानी कि जो हमारा भोजन फूड होता है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए, इस धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए फंडामेंटल मूल आवश्यकताओं में से एक होता है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव, प्यारे बच्चों, हमारे भोजन के मुख्य अवयव आपको यह भी जानना है कि हमने इसको आपको समझा दिया है ऑलरेडी। मुख्य अवयव के रूप में हमारे भोजन के अंदर क्या क्या विद्यमान होता है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में यह समझाया था कि कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें अल्प मात्रा में विटामिन्स आता है, मिनरल्स आते हैं, खनिज आते हैं और जल भी आता है। तो प्यारे बच्चों, ये उसी की बात कर रहा है कि हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है और अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझ लीजिए, विटामिन शब्द जो है ना, यह विटामिन शब्द जो कि लैटिन वाइटा शब्द से आता है, VITA, जिसका मतलब ही होता है लाइफ यानी कि जीवन। और बाकी जो इसके साथ जो दूसरा शब्द बचा रहता है अमाइन, AMINE, यह इसेंशियल इसका मतलब होता है। प्यारे बच्चों, यानी यह आवश्यक होता है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे जैसे आगे आएगा वैसे वैसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। वैसे अल्प मात्रा में विटामिन है एवं खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा, भोजन से ऊर्जा हम लोग छोटे छोटे क्लासों से ये पढ़ते और समझते आ रहे हैं प्यारे बच्चों की भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ यानी कि बॉडी सब्सटेंस इस भोजन से ही हमें मिलता है, जो हमारी वृद्धि एवं हमारे शरीर के अंदर यानी कि समस्त जीवों के शरीर के अंदर उनके ऊतकों की मरम्मत में भी काम आता है। मुख्य रूप से जो हमारे भोजन का यह मुख्य अवयव होता है प्रोटीन, यह मुख्य रूप से हमारे यानी कि सजीवों के ऊतकों के मरम्मत में काम आता है। आगे, जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचयी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्यारे बच्चों, जल हम लोग सुनते भी हैं, जल ही जीवन है, और हम यह जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स यानी कि हमारी जो बॉडी होती है वो अधिकतर यानी कि तकरीबन लगभग 70% जल द्वारा ही बनी होती है। तो जल जो हम ग्रहण करते हैं वह उपापचयी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें समझ लेना है कि यह उपापचयी अभिक्रिया या प्रक्रिया जो होती है यह एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। यह उपापचयी प्रक्रिया मतलब समस्त सजीवों के अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं हमेशा होती रहती हैं। उन्हीं क्रियाओं में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो उनके लाभ के लिए होता है, माने उनसे उन्हें कुछ लाभ होता है। जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं उसके द्वारा जो उसके शरीर का पोषण होता है, मतलब न्यूट्रिशन जो होता है, वह उसको लाभ प्रदान करता है उस बॉडी को, माने उस सजीव को। और
कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि क्या होती है, हमारे शरीर में जो पहले से चीजें उपस्थित होती हैं उनको विखंडित करती है, उनको तोड़ती है और तोड़ करके उन्हें अन्य चीजों में विभक्त कर देती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उपापचयी प्रक्रिया में दो तरह की प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया को हम लोग उपचय कहते हैं। उपापचयी प्रक्रिया में दो तरह की प्रक्रिया, पहले को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयी, यानी उपचयी को अंग्रेजी में हम लोग एनाबोलिज्म्स कहते हैं, और दूसरी जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो उसको हम अपचय बोलते हैं। अपचय, यानी अपचय को हम लोग अंग्रेजी में केटाबोलिज्म्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह उपापचयी प्रक्रिया जो दो तरह की प्रक्रियाओं के मिलने से संपन्न होती है, एक को कहते हैं उपचयी और एक को कहते हैं अपचयी। इसी में से जो उपचयी क्रिया होती है यह क्या होती है, यह एक तरह से हम लोग कह सकते हैं यह हमारे शरीर के अंदर क्या करती है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जिसे हम लोग कह सकते हैं सिंथेटिक प्रोसेस के रूप में होती है। जैसे कि हमने बताया पोषण, जैसे कि पोषण आप कह लीजिए, या पेड़ पौधों के अंदर भी, चूंकि वो भी तो सजीव ही होते हैं, पेड़ पौधों के अंदर यानी कि हर एक पेड़ पौधे जो भी होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है प्यारे बच्चों, और यह फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी यह उपापचयी प्रक्रिया का पहला पॉइंट यानी कि उपचयी का ही भाग होता है, जो कि क्या होता है, जो कि कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के अंतर्गत यानी कि सिंथेटिक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। और जो अपचय होता है, उस अपचय में जो हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, यानी कि जो हमारे भीतर ग्लूकोज उपस्थित होता है, वह ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, विखंडन होता है। विखंडन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से यह उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, पानी निभाता है। तो हम आगे देखते हैं बेटा, इसके अतिरिक्त एवं शरीर के निर्जलीकरण को भी यह रोकता है। प्यारे बच्चों, हमें पहले पता है कि यदि थोड़ी सी भी मात्रा हमारे बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी निर्जलीकरण हो जाता है, पानी की कमी हो जाता है। तो उसका भी मेंटेन हमारे भीतर क्या करता है, पानी यानी कि H2O ही करता है। फिर हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों, यहाँ पे एक शब्द जैव रसायनों, प्यारे बच्चों, यह जैव रसायनों हमारे शरीर के अंदर वही जो भोजन के अंदर विद्यमान है, बड़े बड़े अणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं, वसा कहते हैं या लिपिड्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यही जैव रसायन कहलाते हैं को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, इसके लिए मैंने आपको पार्ट 1 में ही बता दिया था कि हमारे भोजन के अंदर जो बड़े बड़े यानी कि जो भी हम लोग भोजन करते हैं, दाल चावल रोटी जो भी चीजें हैं, इनके अंदर बड़े बड़े अणु होते हैं, और बड़े बड़े अणुओं के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि विद्यमान होते हैं। और इसको हमारा शरीर क्या करता है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इनको एब्जॉर्ब होने के लिए उन्हें छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में टूटना होता है, तब जाके उनका हमारे बॉडी में। प्यारे बच्चों, तो
हमने देखा कि भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता। हमारी बॉडी सीधे सीधे उन जैव रसायनों का उपयोग, माने सीधे सीधे उस कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का सीधे सीधे उपयोग हमारा बॉडी नहीं कर सकता। तो क्या होता है, आगे देखते हैं। अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? पाचन को सीखा। पाचन में यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी पाचन तो हमने सीख लिया, यह तंत्र क्या है? तो ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, जो पाचन होता है उसमें सिर्फ व सिर्फ भोजन के बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिर्फ टूटना होता है। यानी डाइजेशन में सिर्फ व सिर्फ यह बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स यानी भोजन के अंदर उपस्थित बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तोड़े जाते हैं। सिर्फ व सिर्फ हमें हमारे दिमाग में यह बातें होनी चाहिए कि पाचन कुछ अलग है, तंत्र यानी कि जहां पे उसको शामिल करके तोड़ा जाता है। मतलब पाचन तंत्र के अंतर्गत हमारा आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल और क्या आता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं, और यह दोनों जब मिलते हैं तो दोनों के मिलने के फलस्वरूप इसका नाम पाचन तंत्र हो जाता है। तो यह जो जैव रसायन हम लोगों ने देखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के रूप में, इनका सीधे सीधे पाचन में सिर्फ टूटना होता है, और जब तंत्र आता है यानी कि हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल और पाचक ग्रंथियां आती हैं, तो इसमें छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इसी क्रिया को पाचन कहते हैं। फिर से वही बात रिपीट हुई, यानी कि पाचन वही एक प्रक्रिया है जिसमें बड़े बड़े अणु क्या होते हैं, छोटे छोटे अणु में, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अवशोषण करने योग्य हो जाते हैं। बस आगे, और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। यहाँ पे पाचन तंत्र के अंतर्गत यहाँ पे यांत्रिक और रासायनिक विधियां हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा यांत्रिक और रासायनिक विधि को भी समझने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग भोजन के पार्टिकल्स को हम सीधे सीधे जब भोजन को लेकर के अपने मुख गुहा में लेते हैं, माने अपने मुंह में लेते हैं, तो उस समय दांतों के द्वारा दांतों के द्वारा भोजन के उस पार्टिकल का क्या होना, पिसने को हम लोग एक शब्द में मैस्टिकेशन कहते हैं बेटा। मैस्टिकेशन यानी भोजन का मैस्टिकेशन होना, किसके जरिए, हमारे मुख गुहा में। हमारे मुख गुहा में भोजन का मैस्टिकेशन होना क्या कहलाता है, यांत्रिक विधि कहलाती है। यानी मैस्टिकेशन, ये शब्द आपके दिमाग में होना चाहिए। मैस्टिकेशन का मतलब होता है दांतों के द्वारा आए हुए भोजन के पार्टिकल्स का पिसना। जब ये केवल क्रिया होगी तो उसे हम यांत्रिक विधि कहेंगे। पुनः रासायनिक विधि का मतलब क्या होता है, तो जब भोजन दांतों के द्वारा पिस जाता है, तो पिसने के बाद जब हमारी सलाइवा यानी कि लार एवं अन्य एंजाइम्स जो कि हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, इनके द्वारा जब वह पिसा हुआ भोजन मिलता है, तो हम उसे कह सकते हैं रासायनिक विधियां। तो इस तरह हमने क्या देखा कि पाचन तंत्र में मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक विधि, यानी कि हमारे दांतों के द्वारा मैस्टिकेट होना उस भोजन के कण का, माने पिसना कह सकते हैं, एवं रासायनिक विधि जब वह भोजन का पिसा हुआ भोजन हमारे एंजाइम्स के द्वारा या सलाइवा के द्वारा जब मिल जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक विधियां।
तो जब यह यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है, यानी हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। नीचे मनुष्य का पाचन तंत्र यानी कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चित्र 16.1 में दर्शाया गया है। प्यारे बच्चों, ये जो आपको मानव पाचन तंत्र का फिगर 16.1 में दर्शाया गया है, इसको हम एक एक स्टेप को सीखने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए आप नेक्स्ट लेक्चर को देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।